नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव से लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। करनाल से बीजेपी के सांसद रहे हैं संजय भाटिया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये, जिसमें संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल से बीजेपी के सांसद रहे हैं संजय भाटिया। आपको बता दें कि 2 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं राज्यसभा के लिए। दोनों नेताओं का कार्यकाल जो है वो 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है, जिसके बाद इन पदों के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्यसभा की ये चुनाव हैं। ये मौजूदा सीटें जो हैं सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की सीटें हैं। वो यहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे और अब ये दोनों सीटें खाली हो रही हैं। ये दोनों नेता हैं, ये दोनों नेता अब रिटायर होने वाले हैं, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा, और इनकी जगह चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अब इन्हें संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है, संजय भाटिया का नाम ऐलाना गया है उम्मीदवार के तौर पर। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, संजय भाटिया को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी को जानी तय है तो दूसरी कांग्रेस पार्टी को जानी तय है जी। तो दो में से एक बीजेपी को जानी तय है, तो उसमें से एक ही सीट पर अब संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। संजय भाटिया की अगर बात करें तो संजय भाटिया 2019 से लेकर के 2024 तक करनाल के सांसद थे और करनाल के सांसद थे। और उसी समय जब मनोहर लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही अपनी सीट की कुर्बानी दी थी और फिर वहां से जो टिकट मिली थी वो मनोहर लाल को मिली थी और उसके बाद वो सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री बने। तो तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि संजय भाटिया को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब जब समय आया है, 2 सीटें राज्यसभा की खाली हुई थी, जिसमें एक किरण चौधरी थी और दूसरी की अगर बात करें तो दूसरा जो रामचंद्र जांगड़ा के जो खाली हुई है। और न्यूज 18 ने भी पहले ही बता दिया था, न्यूज 18 ने जो संभावित नाम चलाए थे उसमें भी संजय भाटिया का नाम चलाया था कि संजय भाटिया उम्मीदवार हो सकते हैं, और कहीं कह सकते हैं कि न्यूज 18 की खबर पर भी मोहर है। और अब संजय भाटिया जीतते हुए नजर आएंगे, 6 साल के लिए राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे। और अभी पेच ये है कि तीसरा उम्मीदवार क्या कोई आता है, निर्दलीय के तौर पर क्या कोई तीसरा उम्मीदवार आता है। अगर कोई तीसरा उम्मीदवार आता है निर्दलीय के तौर पर तो कहीं ना कहीं चुनाव की स्थिति बनेगी और फिर 16 मार्च को जो है वो चुनाव होता हुआ नजर आएगा। नहीं, अगर तीसरा उम्मीदवार नहीं आता है तो 5 तारीख यानी परसों जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। तो एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का 2 सदस्य चुन लिए जाएंगे। जी बिल्कुल अंकित, और जहां तक मुझे याद है संजय भाटिया जो है 2019 में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी करनाल से और इन्हें अब बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो एक नाम जो है फाइनल कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से और 5 तारीख को जैसे लास्ट दिन है नामांकन का, और अगर कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं उतरता है तो संजय भाटिया बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस अभी अपना उम्मीदवार बताएगी। तो आपको बता दें कि संजय भाटिया जो हैं अब राज्यसभा जाएंगे और उम्मीदवार बनाया गया है इनके लिए। आपको एक राज्यसभा का क्या गणित रहता है वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। टोटल जो एमएलए हैं वो 90 रहते हैं। आपको बता दें जीतने के लिए 31 वोट ज़रूरी हैं और कांग्रेस के पास जो है 37 वोट हैं, बीजेपी के पास 48 वोट हैं। ये एक गणित है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो उम्मीदवार है उसे हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। राज्यसभा का जो उम्मीदवार रहता है, राज्यसभा का उम्मीदवार हमारे द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं। तो अगर हम समीकरण देखते हैं तो टोटल हमारे पास 90 विधायक रहते हैं और 90 विधायकों में से जीतने के लिए 31 जो विधायक होते हैं, 31 जो विधायक होते हैं उनका मत होना ज़रूरी है। वहीं आपको बता दें कि जो बाकी हैं इस वक्त जो कांग्रेस के पास है वो 37 विधायक हैं, और जबकि आपको बता दें इस समय हरियाणा के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं जो
संजय भाटिया हैं जो अब जाएंगे राज्यसभा, जिनको ऐलान किया गया है उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से। तो वरिष्ठ नेता हैं, 2019 पर इन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। करनाल से लोकसभा के सदस्य बने थे, एमपी बने थे, करनाल के एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं। 2019 में ये जीत हासिल की थी इन्होंने, और प्रचंड जीत इसको कहा जा रहा है। और इन्होंने ही अपना जो है वो पद छोड़ा था और मनोहर लाल खट्टर इनकी जगह फिर जो है चुनाव लड़े थे, सांसद बने हैं। वहीं हरियाणा खादी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी हैं, रहे हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं संजय भाटिया जो हैं, जो राज्यसभा जाने के लिए जिनके नाम पर मुहर लगाई गई है। जमीनी राजनीति के अनुभवी चेहरे हैं, काफी समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े होने की वजह से जो जमीनी तौर पर इनकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत जो है वो बताई जा रही है। और लोग जो हैं, इसी का नतीजा था कि 2019 में जब ये लोकसभा गए थे तो इन्हें भारी जीत मिली थी, भारी जीत इनके लिए इनके हिस्से में आई थी और ये सांसद बने थे। तो बड़े नेता हैं और अब इनका नाम का जो है ऐलान किया गया है। अब आपको ये गणित भी समझाते हैं जो रहता है कि किस तरह से राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि जो विधायक होते हैं वही चुनते हैं। तो इस वक्त जो है 90 विधायक रहते हैं जो विधानसभा में हैं, 90 इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे विधानसभा के हरियाणा में, जिसमें जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। वहीं कांग्रेस के पास 37 वोट हैं, बीजेपी के पास 48 वोट हैं। इस तरह से 5 जो हैं विधायक हैं जो अलग अलग अपनी पार्टी से हैं, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, कुछ इसमें निर्दलीय भी हैं, अलग भी हैं। तो ये जो सारे लोग होते हैं यही मिलकर वोट डालते हैं। अब जो नाम का ऐलान किया जाता है उन पर मतदान होता है और सीधा है, मतलब इसमें साफ रहता है कि आपके जो विधायक हैं, जो भी उम्मीदवार रहता है उसको वोट करते हैं। और ये जो इस बार की सीट है, सीधा हिसाब लगाया गया, जो गणित रहता है, एक सीट दोनों के हिस्से में रहने वाली है, बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के, क्योंकि यही समीकरण रहता है। लेकिन हालांकि समीकरण किस तरह बदलता है ये वक्त ही बताएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर अहम चर्चा होती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और बजट पेश करने के बाद आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है, बजट पेश करने के बाद कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने चर्चा की होगी और इसमें बजट को लेकर भी बातचीत होगी। जिस तरह का बजट पेश किया गया है हरियाणा में, वो बहुत बड़ा बजट है। पिछले साल के मुकाबले कम से कम 10% जो है वो बड़ा बजट पेश किया है, ज़्यादा बजट पेश किया है, 10% ज़्यादा बजट पेश किया है जो 2025-26 के लिए पेश किया था उससे। और अब जो यह मुलाकात हुई है इसमें काफ़ी मुद्दों को लेकर अहम बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है, क्योंकि मनोहर लाल जो हैं खुद मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। वहीं अब जो कमान है वो नायब सिंह सैनी के हाथ में है। तो जब दो बड़े नेता आपस में मिलते हैं और बजट के बाद ये मुलाकात वैसे भी अहम मानी जा रही है। वहीं 7 मार्च को दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन से जुड़े नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में आगामी रणनीति और कामकाज को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो बड़ी बैठक है, 7 मार्च को दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की ये बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे। संगठन से जुड़े कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश में आगामी रणनीति और किस तरह से कामकाज करना है इसको लेकर मंथन किया जाएगा। प्रदेश में किस तरह बीजेपी को मजबूत बना के रखना है इसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। हरियाणा में बजट को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस ने बजट पर सवाल उठाए हैं। बजट को लेकर विपक्ष को सीएम नायब सैनी ने भी जवाब दिया है और कहा कि कांग्रेस को अब हताशा और निराशा दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं को भविष्य में अंधकार दिख रहा है। बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। आपको बता दें कि विपक्ष ने कहा था कि ये जो बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, ये सिर्फ भाषणबाजी है। इसी पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया है। अब उन्होंने पलटवार किया है और सीधा सीधा कहा है कि कांग्रेस नेताओं को भविष्य में अंधकार ही दिख रहा है।
मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने कहा बहुत लंबा बजट पड़ा, जिसका कोई बजट से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था इन चीजों का, वो पढ़े। तो जो हमारे यहाँ है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना लंबा बजट पड़ा, बजट में कुछ नहीं, क्योंकि जो नया बजट जो है 2 लाख इन्होंने दिया है, 2,23,658 करोड़, और पिछले साल था ये 2,05,017 करोड़। उन्होंने कहा भी हमने बहुत बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन बताई नहीं उन्होंने कितनी बढ़ चुकी, 5% तो इन्फ्लेशन बड़ी है, सब मानते हैं, है तो ज्यादा उससे, तो कोई नेग्लिजिबल इंक्रीज इन ब्लड आया, ये बजट आया है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा हताश है, घोर निराशा में, घोर हताशा में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसको आगे भी चांदना नहीं दिखाई दे रहा, आगे भी अंधेरा दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी नो। और जो बजट आज हर वर्ग के लिए कल प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, गरीब का ध्यान रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2026-27 के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। ये बजट जहां हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, तो वहीं इस बजट को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक बताया। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि बजट में हरियाणा को क्या मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साल 2026-27 के लिए हरियाणा के विकास का रोड मैप सदन में रख दिया है। बजट के जरिए जहां सरकार ने अगले 1 साल में होने वाले काम के बारे में जानकारी दी, तो वहीं अब तक का सबसे बड़ा बजट भी सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुल 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जिसमें कृषि के लिए 4,609 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं बागवानी के लिए 1,176 करोड़, सिंचाई के लिए 6,446 करोड़ और पब्लिक हेल्थ के लिए 5,912 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही मौलिक शिक्षा के लिए 10,855 करोड़ रुपए का बजट है। स्वास्थ्य के लिए 14,000 करोड़, खेल के लिए 2,200 करोड़, उद्योग के लिए 1,950 करोड़, श्रम विभाग के लिए 91 करोड़ रुपए और लोक निर्माण के लिए 5,893 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। सरकार ने इस बजट में हर वर्ग पर फोकस करने का पूरा प्रयास किया है। वहीं सबसे बड़ी सौगात प्रदेश की महिलाओं को दी है। महिलाओं के लिए सरकार ने जहां लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं राशन वितरण की नई दुकानों में 33% तक आरक्षण देने की बात कही है। साथ ही 7 जगहों पर 7 नए महिला थाने भी खोले जाएंगे। एटीएस थानों में महिला कमांडो को जगह मिलेगी। महिलाओं के लिए पिंक कैप योजना शुरू होगी। महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही महिलाएं अगर वाहनों की खरीद करती हैं, तो उन्हें 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। महिलाओं के अलावा सरकार ने युवा, बुजुर्ग, किसान, जवान और पहलवानों पर भी बजट में विशेष फोकस किया है। युवा खेलों में अपना भविष्य बढ़ाएं, इसके लिए सभी जिलों में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने का ऐलान हुआ। सभी जिलों में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाया जाएगा। 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। मिशन ओलंपिक 2036 योजना के तहत प्रतिभा खोज अभियान भी शुरू होगा। इसके साथ ही हरियाणा के जो युवा अग्निवीर से रिटायर होकर वापस लौटेंगे, उनके लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। जैसे हरियाणा में राज्य आपदा मोचन बल का गठन होगा और इस आपदा मोचन बल में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही 1300 अग्निवीरों की हरियाणा पुलिस में विशेष भर्ती होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट पेश करते हुए दावा किया कि ये बजट 2047 तक हरियाणा को विकसित बनाने वाला बजट होगा।
माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तय किया है कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित करेंगे। कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा के किसानों के लिए भी बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। देसी कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान हुआ है। हिसार में हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। धान छोड़ दूसरी फसल उगाने पर 2000 अतिरिक्त बोनस मिलेगा। 1.40 लाख एकड़ लवणी भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। मधुमक्खी पालन को बागवानी बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही बागवानी बीमा योजना में फल, सब्जियों, मसालों पर मिलने वाला मुआवजा भी बढ़ाया जाएगा। वहीं 100 पशुओं की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा AI कॉलेज खोलने, नई स्टेडियम बनाने, विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय टूर करवाने समेत कई बड़ी घोषणाएं भी इस बार के बजट में की गई हैं। मर्डर केस में करनाल STF का एक्शन नजर आया। मुख्य शूटर को प्रोडक्शन वारंट पर करनाल लाया गया है। STF ने आरोपी को करनाल लाया है प्रोडक्शन वारंट पर और STF की टीम मेडिकल के लिए अब आरोपी को अस्पताल ले गई है। मामले में अब तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ट्रिपल मर्डर जो वारदात थी यमुनानगर में, उसमें ये एक्शन देखने को मिला है और प्रोडक्शन वारंट पर STF आरोपी को लेकर आई है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। अभी तक 21 जो गिरफ्तारियां हैं इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक अब जो है अब एक और आरोपी को लाया गया है, प्रोडक्शन वारंट पर इसे लाया गया है और मेडिकल के बाद इससे भी पूछताछ की जाएगी मर्डर को लेकर। तो ट्रिपल मर्डर का ये मामला है यमुनानगर का। यमुनानगर में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था, खेड़ी लखा सिंह गांव में जो मर्डर हुआ था, उसको लेकर एक्शन मोड पुलिस का लगातार नजर आ रहा है। SDM की टीम जो है काम पर लगी हुई है, कार्रवाई कर रही है और प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को लाया गया है। दिन दिहाड़े जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में मुख्य शूटर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है पुलिस। इस दौरान उससे पूछताछ भी करेगी। जानकारी के मुताबिक जो मुख्य शूटर है वो जुर्सी गांव का रहने वाला है। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, एक मामला सामने आता है और अब एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, ये मामला पुराना है, यमुनानगर से जुड़ा हुआ है और इस मामले में पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें अब STF ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि मुख्य शूटर था वहां पर और उसका नाम राहुल है, जो जुर्सी गांव का रहने वाला है। अब इसका रिमांड हासिल किया गया है और इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसके बाकी साथियों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि STF ने इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी है क्योंकि ये कड़ियां जोड़नी होती हैं और अगर मीडिया में वो ज्यादा बोलेंगे तो फिर कहीं आरोपी मौके से फरार ना हो जाए। तो लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है इसका रिमांड हासिल किया है पुलिस ने और इससे इसी मामले से जुड़ी हुई जो ट्रिपल मर्डर केस था उससे जुड़ी हुई जो पूछताछ है वो गहनता से की जाएगी ताकि इसके और जो बाकी साथी थे शूटर उनके बारे में भी पता लगाया जा सके। हिमांशु, जो 21 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है उनसे क्या पूछताछ में सामने आया है अभी तक? देखिए, मामला यमुनानगर से जुड़ा हुआ है और इसमें STF भी जांच पड़ताल कर रही है। यमुनानगर की जो पुलिस है, CIA की टीमें हैं, वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। जो 21 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है उन्हीं के आधार पर पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद कुछ और आरोपी गिरफ्तार हुए। तो वो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और एक आरोपी दूसरे आरोपी का नाम लेता है, वो लोकेशन बताता है, लोकेशन के जरिए पुलिस की टीमें वहां पर पहुंचती हैं और फिर बाकी उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक पूरी चेन है, पूरी कड़ी है जिसमें जिन्होंने भेजा उन्हें
उन्हें भी गिरफ्तार करना है, जिन्होंने गोलियां चलाई उन्हें भी गिरफ्तार करना है, जिनकी थोड़ी बहुत भी मिलीभगत शामिल थी, जिन्होंने साथ दिया था, उन्हें भी गिरफ्तार करना है। तो एक के बाद एक 21 गिरफ्तारियां हो गई हैं। शूटर्स कुछ रहते हैं, बाकी जब मुख्य आरोपी जो है उनमें से एक गिरफ्तार हुआ है, मुख्य शूटर, तो उसके बाकी साथियों को भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो अभी मुख्य आरोपी को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है और आपको बता दें यह मामला पुराना है, 26 दिसंबर 2024 का ये पूरा मामला है, जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं 4 से 5 नकाबपोश बदमाश और करीब 100 राउंड फायर करते हैं। और ये भी जानकारी है जो अभी प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी लाया गया है वो मुख्य शूटर है, उसने करीब अकेले ने 30 से ज्यादा गोलियां चलाई थी, ये आरोप है उस पर। और अब पुलिस इसको लेकर आई है, अब देखना है मामले में क्या नया मोड़ आता है और पूछताछ में क्या नया एंगल सामने आता है इसके, और साथ ही कौन कौन है इनके लेकर क्या जानकारी सामने आती है। तो फिलहाल जो है प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है।